Good afternoon, everyone. Today we are discussing 16.3 probability chapter, class 11th. To start with this, we have to discuss the axiomatic approach of probability. In our earlier section, we did some random experiments, sample space, events, mutually exclusive, mutually inclusive, right? तो लेट कर लीजिए कैपिटल एस अगर कोई सैंपल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए जिसका जो डोमेन है वो पार सेट है कैपिटल एस का, और जो रेंज है वो लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच में लाई करती है, उसके इक्वल भी हो सकती है। अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका इंटरसेक्शन फाई होता है। उस केस में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो होता है वो पी ई प्लस पी ऑफ एफ होता है। ई और फाई का यूनियन पी ऑफ ई प्लस पी फाई से आप लिख सकते हैं। अगर पी फाई आपका 0 है तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की बराबर ही होगी। अगर मान लीजिए सैंपल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं W1 W2 अप टू WN, इसे ओमेगा भी बोलते हैं, तो भी PW1 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, उसके बराबर होगा। सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो भी 1 के बराबर होगा, और किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी को आप सिग्मा ऑफ PWI से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन आपने टॉस किया तो उसमें हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है, आपको पता ही है ये बातें, ठीक है। तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी आप हेड आने की और टेल आने की ऐड करोगे तो 1 ही आएगी। ऐसे ही यहाँ पर दो कॉइन टॉस किए हैं, उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, तो सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही होता है। आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा आपने कि प्रोबेबिलिटी अकरेंस की अगर 1/4 है तो नॉन अकरेंस की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगी। एग्जाम्पल्स तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, मैं मेन आपको एक्सरसाइज ही डिस्कस कराऊंगा सीधा, पर पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में इसकी बात करनी होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करूं, कैपिटल एस कोई सैंपल स्पेस है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव पेन, जैसे हमने 3 कंसेक्यूटिव कॉइन का किया था ना चैतन्य, बिल्कुल वैसे ही 3 का भी कर सकते हो। कंसेक्यूटिव पेन है, राइट, गुड और बैड। गुड को जी से रिप्रेजेंट किया, बैड को। तो अगर आप इसका बनाना चाहते हो ना सैंपल स्पेस में, आपको ट्रिक बता सकता हूं, ध्यान दीजिए। गुड और बैड से ये 16.4, जी यहाँ पर गुड को स्टैंड कर रहा है और कैपिटल बी यहाँ पर बैड को स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसकी ट्रिक पता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख लो, इसका मतलब है 4 to 1। तो 4 बार बेटा गुड लिख लो ऐसे, और 4 बार बैड लिख लो। ये सैंपल स्पेस बनाने का सबसे इजी तरीका है। 2 बार ऐसे गुड लिख लो, 2 बार बैड लिख लो, 2 गुड 2 बैड, और फिर ऐसे ही गुड बैड गुड बैड गुड बैड गुड बैड। अब ध्यान से देख लो चैतन्य, इसका जो सैंपल स्पेस बस बीच में कॉमा डाल देना। मैं यहाँ बुक में से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, वो सैंपल स्पेस मतलब ये हो जाएंगे, थोड़े शफल हुए पड़े हैं पर होंगे यही, राइट। ट्रिपल बी, डबल बी, जी बी जी बी, जी बी बी, बी जी जी, जी बी जी, जी जी बी एंड जी जी जी, और सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, ठीक है। फेवरेबल 1 है, टोटल 8 है, तो अगर आप इनका सम भी करोगे तो 1 ही आएगा। आपको पता है टोटल सम प्रोबेबिलिटी का 1 ही होता है, राइट। तो ये बेसिक कोई नया नहीं है बेटा, ऑलरेडी आपने 10th क्लास में भी मैंने आपको ये करा रखा है, ठीक है ना। तो क्लास इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल से बात बताई हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली तब होते हैं जैसे अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी टेल आने की है, राइट। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, कोई भी सैंपल स्पेस है, उसके एलिमेंट्स हैं W1 W2 अप टू WN, और टोटल प्रोबेबिलिटी P है, तो नंबर ऑफ टाइम्स इनटू P इक्वल टू 1 होगा, या P 1/n होगा। और ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है चैतन्य आपके लिए,
Probability of an event, number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. इसमें एक और नया फॉर्मूला भी है, वैसे तो मैं 10th में ही कई बच्चों को फॉर्मूला करा देता हूँ, ठीक है ना, पर आपको बता देता हूँ। P ऑफ A यूनियन B का एक फॉर्मूला है, जैसे हमने सेट चैप्टर में भी वो फॉर्मूला यूज किया था। P ऑफ A यूनियन B का होता है, प्लीज नोट करते रहिए, P of A plus P of B minus P of A intersection B. I repeat, it's P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P A intersection B. तो ये फार्मूला आपका बहुत काम का है, बहुत जगह यूज भी होगा, राइट। यहाँ कुछ और फार्मूले, ये लिखा हुआ है फार्मूला, देख रहे हो ना, ये देखो चैतन्य, P of A union B देख रहे हो, is equal to P of A plus P of B minus P A intersection B. और ऐसे ही देखो ये यूनियन बी के और भी फॉर्मूले हैं, पर मेन इसी फॉर्मूले से, एक ये भी देखो पी ए प्लस पी बी क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो उसी फॉर्मूले से डिराइव हो गया, ठीक है ना। तो मेन वही वाला याद रखो, बाकी सब तो इजीली हो जाएंगे, राइट। वही है ये ए यूनियन बी का पी ए, ये माइनस पी बी को उधर ले जा भाई, तो यही चीज, वो उसकी डेरिवेशन है, सीधा फॉर्मूला आपने याद रखना है। और अगर P ऑफ इंटरसेक्शन भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट, कि इसमें अगर कंडीशन लगा लो कि दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, ये रह जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B यू नो 0 होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना रह जाएगा फॉर्मूला, आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर AI, कोई भी यहाँ पर इवेंट कंसिडर किया हुआ है, A में 2 4 6 8 है, सैंपल स्पेस में 1 to 10 हमने लिए हैं, तो आपको पता है हर इवेंट क्या करो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग बनाया हुआ है, P ऑफ A को देखो, P ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हो बेटा, इस केस में नॉट ए और ए की आपको सिखाई हुई है, और कुछ लॉज हैं, अगर आप इंटरसेक्शन ए और ए ट्रांसपोज का लोगे तो वो फाई आएगा, ट्रांसपोज में पता है ना वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं आ रहे, ए और ए ट्रांसपोज का यूनियन लोगे तो वो सैंपल स्पेस ही बनेगा। ये सब आपने सेट्स चैप्टर में पढ़ रखे हैं, कोई नए नहीं है ये आपके लिए लॉस, ठीक है ना, डी मॉर्गन के लॉज अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। और ए और यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो पी ऑफ एस के इक्वल होगा, ऐसे पी ए प्लस पी ए डैश जो है 1 के इक्वल होगा, और पी ए डैश का मतलब 1 माइनस पी ए, नॉन अकरेंस को हम 10th में से बार लिखते थे, ऊपर माइनस बनाते थे, ठीक है। तो क्लास ये था इसका बेसिक, तो स्ट्रेट अवे हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। चैतन्य, मैं चाहूंगा आप 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। Which of the following cannot be valid assignment for probabilities for of outcomes of sample space S is equal to W1 W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7. आगे पढ़िए। Assignment W1 A 0.1, B 1/7, C 0.1, D minus 0.1, E 1 बस by बस क्लास, वैसे देखो इसमें ये टेबल दिया हुआ है, आप चाहें तो अपनी बुक में ये पार्ट कर सकते हैं, आपको बस करना क्या है, इन सबको ऐड करना है। तो एक पार्ट मैं करके बता रहा हूँ कैसे लिखना है, उसके बाद आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट का ए पार्ट आपके लिए, आपको कुछ भी नहीं करना, चैतन्य सम निकालना है ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और मैं चाहूंगा आप प्लीज मेरे साथ साथ ही करते रहें, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी को मैं अलग अलग इवेंट से डिनोट कर देता हूँ, ऐसे P ऑफ E1 कितने हैं टोटल, देखो P ऑफ E2 टोटल ये 7 है, E मत लिखो क्योंकि यहाँ पर वो W1 के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख लो P ऑफ W1 प्लस P ऑफ W2, एक दो मैं करके बता रहा हूँ ना ताकि आप पैटर्न अच्छे से समझ सको कैसे लिखना है। P ऑफ W4, एक सेकेंड,
P of W5, P of W6 और P of W7। अब इनका अगर आपको सम करना, आप ऐसे करना 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01, 0.2 को आप 0.20 लिख लीजिए और 0.6 को आप 0.60 लिख लीजिए और यहाँ 0.1 को 0.10 लिख लीजिए। अगर बेटा आप इन सबको ऐड करोगे चैतन्य तो ये 1.00 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल सम 1 आ रहा हो सारे इवेंट का, तो ये जो असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटीज का, राइट, ये क्या होता है, ये वैलिड होता है। आई रिपीट, ये जो असाइनमेंट है प्रोबेबिलिटीज का, ये क्या होता है, वैलिड होता है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे करके अगर आप बी पार्ट देखो चैतन्य, आप बुक में ही कर सकते हो। बी पार्ट में सारे 1/7 दिए होंगे, टोटल हैं भी 7। तो अब अगर आप इनको ऐड करोगे बी पार्ट में तो डायरेक्ट मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1/7 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तो 1/7 इंटू 7 आएगा। उसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और 1 आ गया तो फिर क्या लिख दोगे, असाइनमेंट ऑफ is valid. यस, असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है इस केस में भी ये वैलिड है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो यही मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट ही हो जाएंगे चैतन्य। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आप ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। सी पार्ट में 0.1 प्लस 0.2 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6, 1, 1.5, 2.1, 2.8 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो सी पार्ट में ये जो मेरा आ रहा है बेटा 2.8 आ रहा है, और 2.8 आ रहा है वो 1 के इक्वल तो है नहीं, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चैतन्य ऐसे ही ऐड कर लो। आई होप आप डी और ई पार्ट आप कर लोगे। डी में भी देखो 0.2 से 0.2 काट दो, 0.1 से 0.1 काट दो, ये बच गया 0.7 और 0.3। अच्छा, लेकिन ऐसे प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, राइट। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं और उसके बराबर भी होती हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इवेंट ऐसे दिए हुए हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability of an event can't be negative, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, तो therefore the assignment of probabilities is not valid, therefore assignment of probabilities is not valid, ध्यान में रखना आपको ये, ठीक है। ओके, एक और पार्ट है इसमें, ई पार्ट। ई पार्ट में भी फिर से बहुत सारे इवेंट दिए हैं, इन्हें ऐड करके देखो। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 15, 36/14 वैसे ही ग्रेटर देन 1 आ रहा है, पर ये लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, 15/14 है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो 15/14 को देखो, वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसा हो नहीं सकता, देयरफॉर द असाइनमेंट ऑफ probabilities is not valid, ये ध्यान रखना, ओके। ये भी वैलिड नहीं है। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा लेंदी था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए चेतन ने। A coin is tossed
twice. What is the probability that at least one tail occurs? इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं, आप 10th वाले तरीके से ही कर सकते हो चैतन्य, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन अभी अभी आपने पढ़ा है, एक कॉइन को 2 बार फेंका, तो 2 बार फेंका तो पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं भाई। शॉर्टकट याद है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। 2 बार वर्टिकली हेड लिखो, 2 बार वर्टिकली टेल लिखो, फिर हेड टेल। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन गया, जब एक कॉइन को 2 बार फेंका है, या एक या 2 कॉइन इकट्ठे फेंके हैं, ठीक है ना, सेम ही बनता है, ये बन गया। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल। अब बेटा एक बात याद रखो, एटलीस्ट वन टेल का मतलब है कम से कम एक टेल हो, राइट। 2 भी हो सकते हैं, 3 तो हो नहीं सकते इसमें, तो कम से कम एक टेल इन तीनों केसेस में आ रहा है, 2 भी हो सकते हैं। तो और फॉर्मूला सभी को पता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, राइट। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, और टोटल है 4, तो आंसर आ गया 3/4, ठीक है। ओके चैतन्य, मैं चाहूंगा आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। Third, a dice is thrown. Find the probability of following events. First, a prime number will occur. Second, a number greater than or equal to 3 will occur. Third, a number less. कोई नहीं, वो हम साथ साथ कर लेंगे। सबसे पहले वो मैं साथ साथ आपको केसेस बोल रहा सारे के सारे। सबसे पहले बेटा हम बोर्ड रब कर रहे हैं। देखिए एक डाई फेंकी गई है और एक ही बार फेंकी गई है, तो जो टोटल सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये उसके पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें से प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 होल नंबर होता है। तो 3 प्राइम नंबर है, फॉर्मूला वही है, मुझे बार बार ना लिखना पड़े, एक बार मैं लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes, sorry, number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes। फॉर्मूला यही है, number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखना आप। तो ध्यान से देखिए चैतन्य, 3 फेवरेबल है, टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नंबर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए आपकी डाइस पे। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में कौन कौन से केस आ गए फेवरेबल में चैतन्य, 3 4 5 6, 4 केस आ गए, यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। थर्ड वाला देखिए, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा नंबर चाहिए इनमें से जो लेस देन इक्वल टू 1 है, वो तो एक ही है, 1 नहीं है, राइट। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर आ गया 1/6। फोर्थ पार्ट, नंबर मोर देन 6 ग्रेटर देन 6, ऐसा कोई केस है चैतन्य जो ग्रेटर देन 6 आ जाए आपकी डाइज में, तो 0, राइट। 0/6, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है। और अगला है अ नंबर लेस देन 6, ऐसा नंबर सेलेक्ट करो जो लेस देन 6 हो। तो इसमें तो कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फेवरेबल, टोटल अच्छे, तो आ गया 5/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। A card is selected from a pack of 53 cards. A. How much points are there in the sample space? Calculate the probability of the card in an ace of spades.
Calculate the probability that the card is first and a second black card. क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, आपको पता ही है कि टोटल कार्ड 52 होते हैं, 4 एसेस हैं, राइट, ये सब बेसिक आपको पता ही है। रेड कार्ड 26 हैं, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, कह रहा क्वेश्चन नंबर है 4th, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 32 हैं आपके उसमें? 52 52, करेक्ट, वेरी राइट। तो 52 होते हैं ताश की गड्डी में भाई, तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, मतलब पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स, देयर आर 52 पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है भाई। अब बी पार्ट पढ़ो। बी पार्ट में कह रहा है एस ऑफ स्पेड चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला? वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब एस भी होना चाहिए और स्पेड भी होना चाहिए। सभी को पता है एस क्या होता है, एक ए होता है, और स्पेड होता है हुकुम, ये वाला साइन, ठीक है ना। वैसे तो टोटल 13 स्पेड है, राइट, लेकिन और 4 एसेस हैं, पर एक एस हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, यू नो, एक डायमंड का होगा। तो एस ऑफ स्पेड सिर्फ एक ही ऐसा पत्ता होगा, 1/52 आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। सी पार्ट पे ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है इसका एस आने की, तो बताओ भाई कितने एस होते हैं? 4/52 4/52, 4 एसेस हैं, टोटल है 52, वेरी राइट, आंसर आ गया 1/13, ओके। और अगला बताइए, ब्लैक कार्ड की पूछिए, कितने ब्लैक कार्ड होते हैं भाई? 26 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, ठीक है। जोकर काउंट नहीं होते, वो बस इसलिए होते हैं ताश में कि कोई पत्ता खो जाए उसकी जगह बना देते हैं, ठीक है। हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं आएगा कि भाई कितने जोकर हैं, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये आ गया 1/2। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ, A fair coin with 1 marked on one face and 6 on the another, and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is 3, second 12. देखो फेयर कॉइन का मतलब है जितना उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही टेल आए, यू नो, ऐसा ना हो कि ज्यादा हेड आ रहा हो या यू नो ज्यादा टेल आ रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहीं पर कर रहा हूँ, एक फेयर कॉइन है जिस पर मार्क किया हुआ है 1 एक फेस पर, ठीक है ना, कॉइन के, और 6 है दूसरे फेस पर, और फिर एक फेयर डाई को भी हम साथ साथ टॉस करते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ द नंबर जो है वो या तो 3 होगा या तो 12 होगा। तो सम 3 कब होगा फर्स्ट पार्ट में बेटा? जब 1 और 2 वाला केस होगा, ठीक है ना। मतलब 1 जो है वो कहाँ आएगा? कॉइन पर, और 2 किस पे आएगा? डाइस पर आएगा। सिर्फ यही एक केस होगा, ठीक है ना। और कोई सोचो, 1 2 1 1 हो सकता है। पहले तो इसका सैंपल स्पेस हम पूरा बना लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में सोचो, क्योंकि कॉइन पे आपका 1 है, एक फेस पे 1 और 6 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉइन पे क्या क्या है, 1 है एक फेस पे और एक पे 6 है। और डाइस पे क्या क्या हो सकते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। तो अब इनके कॉम्बिनेशन से मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में देखो 1 के साथ 1 आ सकता है, साथ साथ बनाए मेरे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। और अगर 6 आप लेते हो, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 3, 6 4, 6 5 या 6 6 7, ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वो कह रहा था फर्स्ट पार्ट पे 3 आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें गेटिंग द सम 3। तो सम 3 कब कब आ रहा है? एक ही तो केस में आ रहा है,
1,2 में सिर्फ इसमें, ठीक है। गेटिंग दी सम 3, तो फेवरेबल 1 है और टोटल कितने बने, ये 12 बन गए, राइट। तो आंसर आ गया 1/12 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सम जो है 12 तो सम 12 एक इस केस में आ रहा है, 6 इसके अलावा तो किसी में आ नहीं रहा, राइट। तो ये भी 1/12 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब चैतन्य मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee committee at random, how likely it is that it is a woman? तो बेटा 4 मेंस है और 6 वुमेन है सिटी काउंसिल में, और एक काउंसिल के मेंबर को हमें सिलेक्ट करना है कमेटी के लिए रैंडमली। हमें ये बताना है कि इसमें वुमेन ही सिलेक्ट होगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। 3/5। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं डेटा लिख देता हूं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं काउंसिल में? 4 मेन थे और 6 वुमेन थी ना। 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। और हमें सेलेक्ट किसी एक को करना है, राइट। तो एक विमेन जो है 6 में से सेलेक्ट हो सकती है, क्योंकि मैं फिर बता दूं 4 मेन है और 6 विमेन है। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑफ सिलेक्शन ऑफ विमेन, कि विमेन ही सेलेक्ट होगी, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो भाई 6 विमेन्स है, कोई भी हो सकती है 6 में से, और टोटल है 10। 3/5 0.6 इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब मैं चाहूंगा चैतन्य आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ लें 7th वाला। A fair coin is tossed 4 times and a person wins ₹1 for each head and loses ₹1.5 for each tail that turns up. For the sample space, calculate how much different amount of money can you have after 4 tosses, and the probability of having each of them amounts. सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। 4 कॉइन टॉस की हैं, सबसे जरूरी तो वो है बनाना। और उसकी ट्रिक आप सभी को पता है, ऐसे 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2 और 2 की 2 लिख लो, जिसका मतलब है 4 2 1 0। 4 कॉइन हमने फेंके हैं, उसका सैंपल स्पेस बनाने की ट्रिक है 8 बार वर्टिकली हेड लिख लो। 8 बार वर्टिकली हेड और 8 बार वर्टिकली टेल लिख लो, राइट। और एक सेकंड रुको, ये 2 की 2 है और ये 2 की 3 है, ठीक है। ट्रिक में तभी 8 बार लिखा है ना मैंने। ये ऐसे चलेगा 8 4 2 और 1, ठीक है ना, ऐसे चलता है। अब ये देखो 4 बार वर्टिकली हेड लिखो, 8 बार वाला तो हो गया। 4 बार वर्टिकली हेड, 4 बार वर्टिकली टेल, फिर यहाँ 4 बार वर्टिकली हेड और 4 बार वर्टिकली टेल, ऐसे 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और यहाँ पर 1 है तो हेड टेल, ऐसे लिखते जाइए हेड टेल, सिंगल हेड और सिंगल टेल लिखते जाइए, ठीक है। तो ये बेटा सैंपल स्पेस हो गया, बीच में कॉमा लगा लेना। अब ये कह रहा है कि कितने डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी वो जीत सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर हेड आता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, पर्सन ₹1 जीतता है। हेड पे आने पे प्लस हो जाएगा ₹1 उसके अकाउंट में। और अगर टेल आता है
तो 1.50 माइनस हो जाएंगे उसके अकाउंट से, ठीक है ना। तो इसमें जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन के केसेस हैं आपको बताने हैं। जैसे पहला केस मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कोई भी हेड नहीं आता और 4 टेल आते हैं, तो वो एक ही ये वाला केस है, ठीक है ना। कोई भी हेड नहीं आ रहा और 4 टेल जो हैं अपीयर कर रहे हैं, तो बताओ वो कितने पैसे लूज करेगा भाई। लूज ही करेगा ना, गेन तो करेगा नहीं इस केस में, क्योंकि हर टेल पे वो 1.50 लूज कर रहा था। 4 टेल आ रहे हैं, राइट, तो 4 इंटू 1.50 यानी कि 6 रुपीज जो है वो लूज करेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी बतानी है साथ साथ 4 टेल आने की। 4 टेल एक ही केस में आ रहे हैं और टोटल केसेस थे 16, क्योंकि केस निकालना तो बहुत आसान है। 2 कॉइन हमने फेंके थे, 4 बार फेंके थे, तो टोटल आउटकम जो है 2 की पावर 4 हो जाएंगे। ये तो इतना तो आप सबको पता ही होगा, राइट। तो पहला पार्ट क्लियर है चेतन ने, आई होप आपने सैंपल स्पेस बना लिया, साथ साथ आप कर रहे हैं। दूसरा केस मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जब एक हेड आ रहा है और 3 टेल आ रहे हैं, तो अब इनमें से पहले ढूंढो। पहले तो मनी, एक ही हेड आ रहा है तो ऑब्वियसली लूज करोगे मनी, ठीक है ना, गेन तो करने से रहे। तो मनी लॉस में क्या आ जाएगा, क्योंकि 3 टेल आने पे कितना वो लॉस कर रहा था भाई, 1.50 इंटू 3, क्योंकि 3 टेल आ रहे थे। तो इसे मैं प्लस में लिख रहा हूं क्योंकि यहां मैंने मनी लॉस लिखा है सीधा ही, ठीक है। और हेड आने पे वो जीत रहा था 1 रुपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹4.50 -1, मतलब 3 रुपए 50 पैसे, ₹3.50 वो लूज करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से केसेस सोचो, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब एक हेड आ रहा है और 3 टेल आ रहे हैं। आई रिपीट, एक हेड आ रहा है और 3 टेल आ रहे हैं। देखो, एक तो ये हो गया, एक है एच, 3 टेल, देखो ये 2 टेल है, ये 3 टेल, एक ये हो गया। मैं यहाँ डॉट बना रहा हूँ जो जो केसेस हैं। ये 3 टेल, ये 2 है, ये 2 है, ये हेड एक है, ये 3 टेल एक, ये हो गया। ये डॉट बना रहा हूँ मैं, है, यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए। एक मैंने सोचा ट्रिपल टी एच, एक हो गया एच ट्रिपल टी, एक हो गया टी एच टी टी। और सोचो, एक हेड और 3 टेल। TTHT टी टी HT कहाँ है, टी टी एच टी, ये रहा, गुड, वो हो गया टी टी एच टी। तो 4 केस ऐसे आ रहे हैं भाई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीधा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ही लिख रहा हूं मैं इसको ना, इंस्टेड ऑफ 4 फेवरेबल है, टोटल थे 16, तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बेटा मैंने एक केस और सोचा है, ऐसे मैंने एक केस और सोचा है कि जब 2 हेड आ रहे हैं और 2 टेल्स आ रहे हैं, तो इसमें भी नुकसान ज्यादा होगा, ठीक है ना, मनी लॉस्ट ही होगी इसमें भी, क्योंकि 2 टेल जब आएंगे तो 1.50 को लॉस होगा, और 2 हेड जब आएंगे तो 1 रुपी का गेन होगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया, 3 में से 2 गए, 1 रुपए का लॉस होगा। तभी मैं यहाँ मनी लॉस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 1 रुपए का क्या होगा इस केस में, लॉस होगा। अब जरा ऐसे केस सोच लो भाई, जब 2 हेड आ रहे हैं और 2 टेल आ रहे हैं। आई रिपीट, 2 ही हेड हो और 2 ही टेल हो, एक ये रहा, 2 हेड 2 टेल, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगल वाले केसेस में यहाँ लिख रहा हूँ, जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं वही केसेस हैं। 2 हेड हैं और 2 टेल, एक ये रहा, 2 हेड 2 टेल, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हेड हैं 2 टेल हैं, एक ये भी रहा,
दो हेड हैं और दो टेल हैं, और एक ये रहा, दो हेड दो टेल हैं। आपको यहाँ पर लिखना भी है जो जो है, मैं लिख देता हूँ। फेवरेबल जो आ रहे हैं ना केसेस वो लिख रहा हूँ, एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच और टी टी एच एच। ध्यान से देखिए चैतन्य, दो हेड आ रहे हैं और दो ही टेल आ रहे हैं। और कोई दिख रहा है दो हेड दो टेल? नहीं, और कोई नहीं दिख रहा। तो दो हेड और दो टेल, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः केसेस होगा, राइट। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? 6/16, यानी कि 3/8। केस जरूर लिखते रहिएगा, ठीक है। अब क्लास सैंपल स्पेस आपके पास बना ही पड़ा है, प्लीज वहीं से देख लीजिए। अगला जो केस है उसमें मैं 3 हेड और एक टेल वाला केस ले रहा हूँ। सबसे पहले मनी इसमें गेन होगी, लॉस नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हर हेड पे 1 रुपए का गेन था और हर टेल पे 1.50 का लॉस था। तो अल्टीमेट गेन कितना हो गया? ₹1.50, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा इसके केसेस सोचो, ऐसे कौन से केसेस हैं, उसी में से मैं आपको दिखा भी सकता हूं। जब 3 हेड आ रहे हैं और ओके, वो शायद हमारी सेव नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा उसी में से देख के केसेस लिख रहा हूँ। 3 हेड वाले हो गए ट्रिपल एच टी, एक हो गया एच एच टी एच, एक हो गया एच टी एच एच, एक हो गया टी ट्रिपल एच, राइट। तो ऐसे 4 केसेस हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/16, यानी कि 1/4। और एक केस और मुझे ध्यान आ रहा है, जब सारे हेड आ रहे हैं, व्हेन ऑल हेड्स अपीयर। अगर सारे हेड आ रहे हैं तो आपको पता गेन ही होगा, और कितना गेन होगा? हर उस पे 1 रुपए का गेन होगा, तो 4 रुपए का गेन हो गया। और एक ही ऐसा केस होता है चैतन्य, जब चारों हेड आ रहे हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत आसान है चैतन्य, कर लोगे खुद या नहीं? होमवर्क में डाल दूं? बहुत आसान है। 3 कॉइन फेंकियो भाई, बना लियो उसका और फिर अकॉर्डिंगली निकाल लियो। तो ये होमवर्क में लिख ले। 9th वाला बड़ा 1 वर्ड का, फटाफट से पढ़ ले 9th वाला। If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of an event not A? बड़ा आसान है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 2/11 दे रखी है, तो उसके ना होने की क्या होगी? तो P of E 2/11 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो नॉन अकरेंस की पूछी है, PE बार क्या होगी, ठीक है। आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होती है। तो ये 1 माइनस 2/11 आएगा, सॉल्व कीजिए क्लास, तो ये 9/11 आ जाएगा, ठीक है। 1 मार्कर में आपसे ये पूछा जा सकता है, बड़ा छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन, आप खुद ही कर लेना। अगला बढ़िए चैतन्य, 10th। A letter is chosen at random from the word assassination association. assassination Find the probability that letter is a vowel, second, a consonant. सबसे पहले क्लास ये वर्ड आप लिख लीजिए, assassination। ये क्वेश्चन नंबर है 10th, बड़ा सा मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप इजीली इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट चूज कर सको। आप सभी को पता है कि जो AEIOU हैं वो वॉवल होते हैं। अगर आप गिनोगे ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 13 लेटर्स हैं इसमें टोटल, ठीक है।
और इसमें जो वॉवल्स हैं उन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें ढूंढ लो ए, ई, आई, ओ और यू को देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉवल्स हैं। ठीक है चैतन्य, आप वॉवल्स तो ढूंढ लोगे ना? यस सर। 6 वॉवल हैं। ठीक है, 3 इसमें ए हैं अगर आपने देखे हैं तो, 2 इसमें आई हैं और 1 ओ है। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी बच जाएंगे वो 7 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। जो वॉवल नहीं होते ना वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है चैतन्य। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है कि वॉवल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 6 वॉवल है भाई और टोटल 13 लेटर है। फेवरेबल 6 है, टोटल है 13, तो वॉवल की कितनी हो जाएगी? 6/13 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 6/13 हो जाएगी। 6/13 आ गई है चेतन्य हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वॉवल सेलेक्ट करने की। और अगर कॉन्सोनेंट की पूछी हो प्रोबेबिलिटी, तो कॉन्सोनेंट में कितने हैं? 7 कॉन्सोनेंट है। चैतन्य डायरेक्ट ऐसे 7/13 भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है 1 - 6/13। सॉल्व करेगा वही 7/13 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों में से जो भी मेथड आपको बढ़िया लगे उससे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कई क्वेश्चन मैं होमवर्क में इसलिए देता हूँ, वो बहुत इजी होते हैं और आप खुद से भी तो भाई कुछ ट्राई करो। ठीक है ना, सबके सारे क्वेश्चंस के लिए ना हमारे पे डिपेंडेंट मत रहो। ओके, तो चैतन्य अब मैं चाहूंगा आप 11 क्वेश्चन पढ़िए। In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. And if these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery community, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? देखिए क्लास, कोई लॉटरी है, वहां पर आपको 6 नेचुरल नंबर चूज करने हैं 1 से लेकर 20 में, और ये 6 के 6 नंबर अगर मैच हो जाएंगे जब ड्रॉ निकलेगा लॉटरी का, तब आप अपना प्राइस जीत जाएंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ऐसी काफी गेम्स गैम्बलिंग की चलती रहती हैं, राइट? लेकिन हम इसे जरा मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कितने हमारे चांसेस हैं। और गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी बढ़िया चीज नहीं है क्लास, कभी भी इसकी हैबिट मत बनाइए। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी का फंडा जरूर माइंड में रखो, बड़ा तुम्हारा हेल्प करेगा। ठीक है, कि तुम्हारा वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो फिलहाल 20 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट अगर 6 करने हैं, राइट? कभी भी ऐसे करना हो तो आप 6/20 मत लिखना, सुन रहे हो? कहीं आप 6/20 लिख दो, 20C6 होगी इस चीज की प्रोबेबिलिटी। आप सभी को फॉर्मूला पता ही है एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो पहले तो मैं ये टोटल आउटकम्स निकाल रहा हूँ कि भाई कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये टोटल आउटकम्स है हमारे 20C6। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो चैतन्य ये हो जाएगा, आपको पता है 20C6 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C ब्रैकेट 20, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, और ये हो गया 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6 14 फैक्टोरियल। अब चैतन्य आप बताओ, 20 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, इसे ऐसे लिखोगे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, आपको आता है ना सॉल्व करने। 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, और ये जो है 6 फैक्टोरियल, इसे लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट करो, बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल है। ये 6 3 दा 18, ये 5 4 दा 20, ये 4 4 दा 16, 3 से 3 काट दो। ठीक है भाई, और ये 2 2 दा 4 कट कर दो, और क्लास अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 38,760 आ जाएगा। अब ये चैतन्य टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो बन सकते हैं, समझ रहे बात? Yes. ठीक है,
जैसे एक गेम गैम्बलिंग की मैंने बारे में सुना था, उसमें ना 1 से 90 पे नंबर सेलेक्ट करने होते हैं और एक नंबर सेलेक्ट करेगा और दाव लगाएगा। अगर तेरा चूज किया हुआ नंबर आ जाए तो उसके मल्टीपल टाइम्स तूने अगर मान ले 10 रुपए लगाए हैं उस नंबर पे, जैसे 1 से 90 में कोई भी नंबर चूज कर कर अपने मन से, 20। 20 तूने चूज किया, 20 नंबर पे मान ले तूने 1000 रुपए का दाव खेला, तो उसका मतलब उसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्योंकि मैंने तो भाई कभी गैम्बलिंग की नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था काफी टाइम्स उसका पैसा मिल जाएगा तुझे, समझ रहा है। पर अगर हम उसका वो बनाएंगे ना कि यार वो 90 नंबर में से हमारा ही नंबर आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम। तो वो बहुत कम बनेगी, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा हूं इसमें हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फिलहाल यहाँ पर विनिंग ये लॉटरी जीते, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए हरियाणा में लॉटरी वगैरह की सेल और ये गैम्बलिंग बिल्कुल इनवैलिड है, लेकिन असम वगैरह में मैंने सुना है कहीं एक दो स्टेट्स ऐसे हैं वहां पर वैलिड है, ठीक है। बाकी काफी सारी वेबसाइट और इलीगल काम चलते रहते हैं, ओके। तो 1/38 760 इस चीज का आंसर है, ठीक है, ओके। तो अपना प्रोबेबिलिटी मैं चाहूंगा कभी भी काम धंधा नया शुरू करो तो प्रोबेबिलिटी के फंडे जरूर लगाओ, ठीक है। अगला पढ़ो भाई चैतन्य फटाफट, 12th। Check whether the following probabilities PA and PB are con consistently defined. कंसिस्टेंट बाय डेफिनेशन, ठीक है, ये बड़ा आसान होता है चैतन्य। देखो पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, पहले मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ सारा फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है 12th वाला, 12th का जो फर्स्ट पार्ट है चैतन्य, पहले डेटा लिखते हैं। पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 0.5, पी ऑफ बी दिया हुआ है 0.7, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो दिया हुआ है 0.6, ठीक है। चैतन्य अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, A और B में जो भी चीज कॉमन है वो या तो लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए PA के या PB के, कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0.6 है, तो क्या, और P ऑफ A क्या है 0.5 है, P ऑफ B 0.7 है, तो P ऑफ ए से तो वो P ऑफ ए यहाँ पर छोटा हो गया, किससे किससे छोटा हो गया, P ऑफ ए छोटा हो गया ना P ऑफ, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है PA और PB जो है कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, दे आर नॉट कंसिस्टेंट, याद रखना, ओके। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे क्लास। सेकंड पार्ट में PA चेतन ने दिया है 0.5, PB दिया है 0.4 और P ऑफ A यूनियन B कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.8। अगर आपको फॉर्मूला याद हो चैतन्य जो मैंने अभी सिखाया था, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B की जगह 0.8, P ऑफ A की जगह 0.5, P ऑफ B की जगह 0.4। यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की, इस चीज को लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 0.9 और इस 0.8 को राइट में ले आते हैं माइनस 0.8, तो ये आ रहा है 0.1 आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B को देख, वो PA से भी कम आ रहा है और PB से भी कम आ रहा है, जबकि पिछले वाले में ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चैतन्य ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो चैतन्य, अगला जो क्वेश्चन है ना 15, बेटा यही फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये होमवर्क में डाल लो 13th वाला। 14 में चाहूंगा आप फटाफट से रीड कीजिए।
given PA is equal to 3 by 5 and PB is equal to 1 by 5. Find P, A or B if A and B are mutually exclusive events. क्लास में ये लिख के समझाता हूँ आपको डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में 14th हम कर रहे हैं। 14 में ध्यान से देखिए, P ऑफ A हमें कितना दिया हुआ है 3 by 5 और P ऑफ B हमें कितना दिया हुआ है 1 by 5 और हमें P A और B निकालना है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी में और का मतलब क्या होता है, यूनियन, राइट। और A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेटा ये दिया है A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। चेतन ने क्या मतलब है इसका कि पे A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सभी को मतलब पता होना चाहिए कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। A एंड B आर, यहाँ लिख देता हूं मैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसी वजह से उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। और आप सभी को फॉर्मूला पता है, P ऑफ A यूनियन B, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो P A इंटरसेक्शन B लिखने की चेतन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फाई हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि भाई A और B जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए हुए हैं, इस वजह से P ऑफ A इंटरसेक्शन जो है फाई है। तो लिखो ही मत, सीधा सॉल्व कर लो। P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा 4 by 5, तो यानी कि P ऑफ A यूनियन B हमारा कितना हो गया है 4 by 5 आ गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं चाहूंगा चेतन आप रीड करें। 15th. If E and F are even such that PE is equal to 1 by 4, PF is equal to 1 by 2 and PE and F is equal to 1 by 4, find first PE or F. Second, find P not E or not and not F. तो क्लास ये जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, टोटल 21 क्वेश्चन है, देखते हैं कितनी देर का बनता है हमारा ये वीडियो। लेट मी सी। P ऑफ E क्लास फिलहाल दिया हुआ है, E और F दो इवेंट है। P ऑफ E दिया हुआ है 1 by 4, P ऑफ F दिया हुआ है 1 by 2 और ये P E एंड दिया है F। और एंड का मतलब पता है चेतन ने क्या होता है, इंटरसेक्शन। और का मतलब यूनियन। ये दिया हुआ है 1 by 8। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, P E और F बताना है, और E और F का मतलब है E यूनियन F बताना है। तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। P ऑफ E की जगह बेटा 1 by 4, ये 1 by 2 और इसकी जगह 1 by 8 आ गया। एलसीएम आ गया 8, 8 by 4 ये 2, 8 by 2 ये 4 और 8 by 8 ये 1, तो ये 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 by 8 आ जाएगा, राइट। सेकंड पार्ट करते हैं चेतन ने, इसमें बताना है P ऑफ नॉट E एंड नॉट F। अब इसका मतलब समझ क्या है, नॉट E का मतलब है E डैश, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, ये बताना। और डी मॉर्गन का भाई लॉ लगा लेगा तो तुझे याद होगा, सेट वाले लॉ और सेट्स वाले लॉ और ये लॉ सेम ही, अलग नहीं है, ठीक है, बस इसमें प्रोबेबिलिटी जुड़ जाता है, राइट। अगर तुझे ध्यान हो चैतन्य तो इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, E यूनियन F होल का डैश लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये किससे आया चैतन्य, नाम याद है साइंटिस्ट इस मैथमेटिशियन का, अरे फर्स्ट चैप्टर में था भाई, याद करो, ये लॉ थे, थोड़ा सा याद करो। तो ये फर्दर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F हो जाएगा। और P ऑफ E यूनियन F अभी अभी ऊपर आपने निकाला है 1 माइनस 5, ये नहीं कि पहला कराया और दूसरा छोड़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसे लॉ लगाना, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लियो, 3 by 8 आएगा। मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा ये क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है चैतन्य हमारा, मैं चाहता हूँ आप स्पीड से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें।
Event E and F are such that P not E or not F is equal to 0.25 state whether E and F are mutually exclusive. देखो दो इवेंट मतलब ये दिया हुआ है पी नॉट ई और नॉट एफ जो है वो 0.25 के इक्वल गिवन है। हमें ये बताना है कि भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होंगे तो आपको पता है पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो फाई होगा, और अगर नहीं होंगे तो वो फाई नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहले मैं डेटा लिखता हूं आपके लिए चैतन्य, पी नॉट ई, नॉट ई और एंड का मतलब सीधा ही लिख रहा हूं इंटरसेक्शन, और नॉट एफ को अभी नॉट एफ लिख रहा हूं, इक्वल टू दिया हुआ है 0.25। वैसे इसका मतलब क्या है चैतन्य, इसे नॉट ई को ऐसे भी लिख सकते हैं पीई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है ना, ये हमें कितना दिया है 0.25। और फिर से भाई बाय डी मॉर्गन लॉ लगाओ, डी मॉर्गन के लॉ अप्लाई करो इसमें अगर आपको याद है। यस, लेकिन यूनियन। ठीक है, तो डी मॉर्गन के लॉ के हिसाब से ये सेम स्टेप जो है ना ये फर्दर इक्वल होगा किसके, मतलब ये लेफ्ट साइड जो है पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की जगह आ जाएगा पी ऑफ, ये आ जाएगा ई, एक सेकंड रुको, अच्छा ये और था, सॉरी सॉरी मैंने क्वेश्चन नोट किया, ये और, ये एंड नहीं है, ये और दिया हुआ है, एक बार प्लीज चेक कर लो। अगर ये और दिया हुआ है तो ये यूनियन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये अप्लाई करेगा तो भाई ये इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर एफ आएगा और होल का डैश आएगा। ठीक है ना, इसे फर्दर आप लिखोगे 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन में एफ। ठीक है, और ये चीज जो लेफ्ट वाली थी नॉट वाली ये हमें गिवन थी, कितनी थी 0.25 थी, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आगे आपको पता ही है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो हमारा आ गया 1 माइनस 0.25, यानी कि कितना आ गया चेतन ने 0.75 आ गया। ठीक है, और ये फर्दर जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ई और एफ जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। याद रहेगा आपको ये बात। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं चैतन्य क्वेश्चन नंबर 17 की। अब बेटा 17 जो क्वेश्चन है चैतन्य ऐसे ही आप खुद कर लो, पी ऑफ ए है 0.42, तो नॉट ए क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42, यानी कि क्या हो जाएगा 0.58 हो जाएगा। ऐसे पी ऑफ बी है 0.48, तो नॉट बी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.48, राइट, यानी कि कितना हो जाएगा, चलो मैं कर ही देता हूं, एक बार आप फटाफट पढ़ लो 17। A and B are even such that PA is equal to 0.42, PB is equal to 0.48, and PA and B is equal to 0.16. Determine first P not 0.16 0.16. Determine first P not A, second P not B, and third P A or B. तो क्लास मैं आपको क्वेश्चन लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17, पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, डेटा जो गिवन है पी ऑफ ए हमें कितना गिवन है 0.42 गिवन है, राइट, और पी ऑफ बी ध्यान दीजिए हमें कितना गिवन है 0.48 गिवन है, और पी ऑफ ए एंड बी, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ये कितना गिवन है 0.16 गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है नॉट ए, और सभी को पता है नॉट ए को ऐसे भी लिखते हैं पी ऑफ ए डैश भी लिखते हैं, और टोटल प्रोबेबिलिटी अकरेंस की और नॉन अकरेंस की उसका सम हमेशा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.42, आंसर कितना आ जाएगा 0.58 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में चैतन्य हमें बताना है पी ऑफ नॉट बी, नॉट बी का क्या मतलब है B डैश, जो कि फर्दर इक्वल होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, यानी कि 1 माइनस 0.48, यानी कि 0.52 के। थर्ड पार्ट में हमें चेतन ने क्या बताना है A और B, ए और बी, और आपको पता है ए और बी को कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला याद है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
पी ऑफ ए दिया है 0.42, 0.42, पी ऑफ बी दिया है 0.48, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.16। इसे सॉल्व कर ले 0.74 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। ओके चैतन्य, मैं चाहूंगा क्विकली 18 क्वेश्चन पढ़ें आप। In class 11 of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying maths or biology. चैतन्य, अब ये कुछ ऐसे आपको याद है वेन डायग्राम से हमने कुछ क्रैक किए थे क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ कुछ वैसे ही हैं। जैसे 18 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो, क्लास दिया है, 40% बच्चा जो है वो मैथ्स पढ़ता है, तो प्रोबेबिलिटी जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो 40% मतलब 40/100 हो गई, यानी कि ये 0.4 हो गई इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। और जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका परसेंटेज है 30%, राइट। 30% मतलब x% सभी को पता है x/100 होता है, 8th क्लास आपने पढ़ी है तो पढ़ी है, Yes, sir. तो अप्लाई जरूर करना, ठीक है। और 10% जो है वो बच्चे मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं, तो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ते हैं तो कुछ कॉमन है, तभी इंटरसेक्शन आया उसमें। ऐसे कितने हैं 10%, मतलब 10/100 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 बच्चा ऐसा है। तो हमसे पूछा है, हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि जो मैथ्स, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायो, मैथ्स और बायो की बतानी है। और आप सभी को पता है और का मतलब क्या होता है भाई, Union. वेरी राइट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ एम बताओ, 0.4 प्लस 0.3 माइनस, 0.1. तो ये 0.7 माइनस 0.1 यानी कि कितना आ गया 0.6 आ गया। क्विकली चैतन्य, हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। 19th, In a entrance test that that is graded on the basis of two examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of the passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? क्लास में है ना क्वेश्चन पढ़ता हूँ धीरे धीरे और डेटा यहाँ पर साथ साथ लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, ठीक है ना। देखो, कोई एंट्रेंस टेस्ट हुआ और उसमें हमें 2 एग्जाम हमने लिए हैं और रेंडमली हम चूज कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा फर्स्ट एग्जाम पास कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि कैपिटल ए और कैपिटल बी जो हैं ये इवेंट्स हैं जिनमें कोई भी बच्चा पास कर रहा है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो एग्जाम है वो बच्चा क्लियर कर लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। और सेकंड वाला जो एग्जाम है, मतलब बी वाला जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज दे रखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम। अब एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम मैं आपके लिए यहाँ लिख रहा हूं, तभी स्टेटमेंट, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन एग्जाम, एक एग्जाम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी ए डैश इंटरसेक्शन में बी डैश, ठीक है। ये हमें कितनी दी हुई है बेटा, ये हमें दी है 0.95। इसे आप इक्वेशन 1 दे दें। और आप सभी को ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी, वैसे तो मतलब सेट्स में प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते हम, बाकी एक ही बात होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है ए यूनियन बी होल का डैश होता है, जो फर्दर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगा। और ये किससे आया भाई, बाय अप्लाइंग कौन सा लॉ,
डी मॉर्गन लॉ। लॉ, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये चीज कहां से आई है, डी मॉर्गन के लॉ अप्लाई करके आई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब ये सॉल्व, मतलब ये ध्यान रखो, और ये वाली जो, इसे नंबर 2 मान लो और 1 और 2 को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। मतलब ये जो वैल्यू है हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी, क्योंकि उसने ये पूछा था दोनों एग्जाम में बच्चा पास हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये 1 माइनस एज इट इज, और इसकी जगह पर क्या आप लिख सकते हो चेतन ने, इसकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं, इसे सॉल्व करो, ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू आ गया 0.95। तो कहने का मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 0.95 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि दोनों में पास हो रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है एक तरीके से, ठीक है। वही सेम पुराना फार्मूला हमारा, पी ऑफ ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की जगह बोलो पी ए 0.8, फिर 0.7, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है, वो पी ऑफ ए यूनियन बी की जगह आएगा, ठीक है ना। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाओ, ये 8 और 7 15, 1.5 माइनस 0.95, इसे सॉल्व कर लेना, 0.55 आ जाएगा। तो क्लास इस वीडियो में हमने बना लिए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 में जल्दी में नहीं कराना चाहता हूं आपको, इसी वजह से वो हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।